बीजेपी की जीत नहीं, तावड़े मॉडल की जीत है, अडानी मॉडल की जीत है। 150 सीटों पर आगे थी महाविकास आघाड़ी, वो कैसे 50 सीटों के आसपास सिमट गई है। एक एक वोट के लिए 10-10 हजार रुपए खर्च किए गए। क्या महाराष्ट्र की जनता पैसे पर वोट दे रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर पर काम किया है? कोई भी तबका महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार से खुश नहीं था। उसने किया क्या? इस देश में एससी समाज में वाल्मीकि कम्युनिटी कभी राज्यसभा नहीं आता था, वो बीजेपी करे मिथक तोड़ बिल्कुल। रही है। आप राहुल गांधी हर जगह जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, और इतना लेट तेलंगाना में उन्होंने कास्ट सेंसस शुरू किया। आज तक बीजेपी जो है वो अकेले दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई है। और वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के भरोसे सपना अपना हकीकत में करने की योजना बना रही है। हालांकि बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, पश्चिम बंगाल में 6 के 6 उपचुनाव वो हार रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और दुनिया भर के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो पॉलिटिकल, जो खासकर जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, उसको बहुत करीब से देखते हैं। महाराष्ट्र के आज नतीजे आए हैं और झारखंड के भी नतीजे आए हैं, हम दोनों पर बात करेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप नेशनल दस्तक के लगातार व्यूअर हैं या अगर भारत के आप सोशियो पॉलिटिको राजनीति को समझना चाहते हैं, सोशियो पॉलिटिकल स्थिति को, तो जरूरी है कि कोई भी टीवी अखबार में बैठे एक तरह के लोग आपको इस तरह के आपके चीज़ों को नहीं बताएंगे। उनका एक अलग एजेंडा है, अलग चीज़ों को देखने का नज़रिया है। और हम लोग हमेशा भारत में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत में जो जनाधार वाली पार्टी है, वो पार्टियां हैं जिसकी पॉलिटिकल लीडरशिप एससी एसटी ओबीसी के हाथ में है। खासकर सपा है, बीएसपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, डीएमके है, वो दल जिनके पॉलिटिकल लीडरशिप एससी एसटी ओबीसी या किसान समाज से आते हैं। अगर कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो ये दोनों जनरल कैटेगरी की लीडरशिप वाली पार्टी है और इनके पास पैसा ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा है, मीडिया है, पैसा है, पॉलिटिक्स है, पावर है। जनाधार नहीं है। उसके बाद भी क्या परिस्थिति बन रही है कि एससी एसटी ओबीसी के लीडरशिप वाली पार्टियां हार रही है चुनाव। क्या कमजोर कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है, कमजोर नस है? आज झारखंड में ही देखिए, जो स्ट्राइक रेट है जेएमएम का वो शानदार है, लेकिन कांग्रेस फिसड्डी हो रही है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट शानदार है, ये भी समझेंगे। यूपी में क्या अब दौर आ गया है भारत में कि बगैर गठबंधन आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं? क्योंकि बीजेपी जिसके पास पैसा है, पावर है, संसाधन है, वो तमाम एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन कर रही है। लगभग 30 दलों से गठबंधन है। कांग्रेस का भी 20 से 25 दलों से गठबंधन है। तो क्या जो सपा, बसपा, आरजेडी, ये दल जो हामी भरते हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ेंगे, क्या इनके लिए भी कोई सुझाव है? इन सब चीज़ों को समझेंगे। शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें समय देने के लिए। और पहली प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में बीजेपी की मैसिव जीत पर। जी, नमस्कार। महाराष्ट्र में जो जीत है बीजेपी की, हम्म। वो बीजेपी की जीत नहीं, हम्म। बेसिकली तावड़े मॉडल की जीत है, अडानी मॉडल की जीत है। हम्म। क्योंकि अभी 4 जून 2024 को रिजल्ट आया था लोकसभा चुनावों का, हम्म। और उसमें, उन चुनावों में, याद रखिएगा, 150 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का गठबंधन आगे था। मतलब उसने विधानसभा सीटें जीती थी। हम्म। और याद रखिए कि 31 सीटें मिली हैं लोकसभा में, हम्म। 48 में 17 पे सिमट गई थी महायुति। लेकिन इन 5 महीनों में क्या हुआ कि एकाएक जनता बदल गई। हम्म। और ऐसा क्या काम किया है पिछले 4 सालों में हम्म। एक नाथ शिंदे के सरकार ने और महायुति के गठबंधन ने, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो 150 सीटों पर आगे थी महाविकास आघाड़ी, वो कैसे 50 सीटों के आसपास सिमट गई है। ये एक रहस्य है। और क्या ये रहस्य उस तावड़े मॉडल में छिपा है या फिर अडानी के मॉडल में छिपा है, जैसा कि आरोप लगा कि एक एक मतलब वोट के लिए 10-10 हजार रुपए खर्च किए गए। तो क्या ये डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत में केवल एक ही पार्टी के पास पैसा है? बाकी पार्टियां तो हेलीकॉप्टर जुगाड़ करने की स्थिति में नहीं है। कई रीजनल पार्टीज हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर और तमाम तरह की चीजें जुगाड़ नहीं हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में एक पार्टी जिसके पास संसाधन है, जिसके पास सारे तंत्र मजबूत माने मौजूद हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो,
आपने देखा होगा कि अंत तक झारखंड में तो एक दिन हेमंत सोरेन के एक चुनाव होने से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो थे, प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी के, रांची के अशोकनगर की कॉलोनी में और जमशेदपुर में छापे पड़े। उसी तरह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे थे। तो ये जो सिस्टम है, हमारे मुख्य न्यायाधीश जो अभी रिटायर हुए हैं वो कहते हैं कि हम प्रभु की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से मैंने जजमेंट दिया। एक चीफ जस्टिस जो गए, वो उन्होंने अपने ही सेक्सुअल हरासमेंट के केस में उस कमेटी के चेयरपर्सन वो खुद बन गए और अपने को ही मुक्त कर लिया। ये दुनिया का एक अनोखा केस था। चुनाव पर हम लोग जी। चुनाव पर बात कर, आप प्रोफेसर साहब एक बार बताइए, आप जब ये बात कहते हैं तो क्या आपको नहीं, आप एक बड़ा आरोप नहीं लगा रहे, क्या महाराष्ट्र की जनता पैसे पर वोट दे रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो एक नहीं, तरह से। मेरा ये कहना, जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पैसे का तो मामला जो है सो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में 9% आदिवासी हैं। इसी लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में 3 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती है। मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। भारत की मेनलैंड के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको 31 जनवरी को बंद कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदिवासियों को एक मैसेज क्लियर था कि उनके कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अरे सर, तो तो कैसे बीजेपी उनको आप। बीजेपी काम करती है ना, आप देखिए ना, बीजेपी ने एक देखिए, एक तो अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में है तो योजनाएं सरकार बना सकती है और बनानी भी चाहिए। हेमंत सोरेन ने भी बिल्कुल। योजनाएं लाई है, मैया योजना, डायरेक्ट ट्रांसफर किए, लाडली योजना, मात पर कोई मॉडल सक्सेस होता है। दिल्ली में केजरीवाल का मॉडल है, पानी फ्री, बिजली फ्री, तमाम पार्टियां अपना रही है। महिलाओं के अकाउंट में पैसे देने का योजना मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, जेएमएम ने भी अपनाया, शिंदे जी ने भी अपनाया, वो भी सक्सेस हुआ। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर पर काम किया है? और हरियाणा को मैं मानता हूं 400 पार का नारा था, 241 पर बीजेपी सिमट गई लोकसभा में। यही तो बीजेपी से सीखने की बात है कि अगर वो अपने गलतियों से सीखती है। जैसे ही वो 400 पर सिमट गए, एक मिनट सर, सवाल पूरा है। जैसे ही वो 400 का नारा था, 241 पर सिमटी, उसने हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री दिया। वहां सबको पता है कि वहां जनरल कैटेगरी में आते हैं, जाट समाज के लोग जनरल कैटेगरी में हैं। हुड्डा कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति मराठा छत्रप के आसपास रची गई हुई है। तो वहां ओबीसी के बड़े फैक्टर हैं, विनोद तावरे हों, पंकजा मुंडे हों, छगन भुजबल हो, ये सब ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। 50% वोट है ओबीसी का। वहां पोलराइजेशन किया गया मराठा वर्सेस गैर मराठा का। आप देखिए ना नहीं, बिहार का, आप बिहार का बायपोल देखिए। जन सुराज मैं पार्टी जवाब दूं। जन सुराज पार्टी ने 20,000, 25,000, 5,000 वोट लाया है। तो ये पॉलिटिकल, आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल अलायंस का दौर है? तमाम लोगों को आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। बिहार यूपी में देखिए 9 सीटें के पर बायपोल हुआ है। चंद्रशेखर की पार्टी ने 5,000, 10,000 वोट काटे हैं। झारखंड में जेएमएम जीत रही क्योंकि आरजेडी के साथ गठबंधन था, उसे फायदा हुआ। तो आपको नहीं लगता प्रोफेसर साहब की बीजेपी बहुत जल्दी राजनीति को समझती है, और वो जहां जो करने की जरूरत है, जहां अलायंस करने की जरूरत है, अलायंस संसाधन तो एक मैटर है ही, ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू कि 4,000 करोड़ की पार्टी है बीजेपी, उसके पास हर जिले में अपना दफ्तर है, हर राज्य में अपना दफ्तर है। तो आपको किसने रोका? अभी बनाइए। नहीं, लेकिन मैं इस पे आ जाता हूँ जो आपने ओबीसी की बात कही। हम्म। और मैं बता दूं कि कोई भी तबका महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार से खुश नहीं था। उसने किया क्या? एक हम्म। महत्वपूर्ण बात है जो मैं दर्शकों से शेयर कर दूं। आ, महायुति के गठबंधन ने, जो अभी सरकार में थी, उसने किया ये कि संदीप शिंदे कमेटी बनाई। और हम्म। उसमें उसने कहा कि मराठों को, मराठवाड़ा में मराठे समाज से आने वाले मनोज जरांगे पाटिल, वो हम्म। धरने पर थे। 6 भूख हड़ताल कर चुके हैं वो। उनका जो हाल का भूख हड़ताल था वो 17 सितंबर का था। हम्म। उन्होंने काफी बड़े बड़े वो किए मोर्चे मराठा को रिजर्वेशन के लिए। तो सरकार ने संदीप शिंदे कमेटी बनाई। और उसने कहा कि जो मराठाओं का कनेक्शन है, जो संबंध है कुणबी मराठाओं से, उनका हिस्टोरिकल दस्तावेज खोजिए और इनको ओबीसी सर्टिफिकेट दीजिए। हम्म। इससे जो ओबीसी समाज था वो बुरी तरह से नाराज हुआ। क्योंकि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में, एक तो वो क्रीमी से कहीं भी पूरा नहीं है, 27%। और दूसरी बात कि जो ओबीसी है वो बहुत ही ज्यादा सशंकित हो गया। उसने इतना वो भयभीत हो गया क्योंकि जो समाज है उसमें जो डोमिनेंस है
उसमें मराठा समाज एकदम अलग दिखता है, क्योंकि उसकी अच्छी खासी आबादी है और उसका समाज पर एक नियंत्रण है। ओबीसी बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो ऐसे में वो क्यों वोट देगा? मराठा भी बिटरेड महसूस कर रहा था, उसको भी लग रहा था कि हमें मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि अंत में उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन ये दोनों तबके पब्लिक नाराज डोमेन, थे। लेकिन सर ये पब्लिक डोमेन में है कि मराठा क्षत्रप शरद पवार कांग्रेस के साथ हैं। ये भी पब्लिक डोमेन में है कि जारंगे जो हैं वो उनके आदमी थे। ये भी पब्लिक डोमेन में है कि मराठा आंदोलन ही खड़ा किया गया था, महाविकास अघाड़ी ने खड़ा किया सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और वहीं से ओबीसी भी दब गया। मैं एक एग्जांपल दूं, गुजरात में जिग्नेश मेवानी, गुजरात में बीजेपी का सबसे जो खराब परफॉर्मेंस रहा वो कब रहा, जब हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर अल्पेश ठाकुर। ने कैंपेन चलाया, और बीजे उस समय मुश्किल से 2-4 सीटों से बीजेपी सरकार बना पाई थी। बाद में हम्म। जिग्नेश ने अल्पेश ठाकुर को अपने यहाँ मिला लिया। जिग्नेश जिग्नेश अभी भी कांग्रेस में है, और हार्दिक भी बीजेपी में आ गए। मैं कहना चाह रहा हूं कि तमाम दलों को बीजेपी से कम सीखना चाहिए कि जहां डैमेज है वहां कैसे कंट्रोल किया जाए। नहीं, ये जो आपने बात कही, कांग्रेस कांग्रेस इसी का। नहीं सीखने के लिए, देखिए आप मैं अभी इलेक्शन कमीशन, देखिए बाकी सब पर बात करें, मैं अभी इलेक्शन कमीशन की साइड देख रहा हूं। आप देखिए एमआईएम कैंडिडेट वोट ला रहे हैं वहां, प्रकाश अंबेडकर वोट ला रहे हैं वहां। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने संविधान को मुद्दा बनाया, आप प्रकाश अंबेडकर को मंच पर लाया, आपने सीट नहीं दी, उन्होंने जमकर प्रचार किया। आप बीएसपी के कैंडिडेट ठीक ठाक वोट ला रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बीजेपी अगर जीत रही है तो उसका पॉलिटिकल राजनीतिक समझ भी तो देखिए ना, गठबंधन की नीति। आज मैं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं आपको कि एक सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे होंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वहां या तो ओबीसी मुख्यमंत्री चलेगा, या कोई मराठा मुख्यमंत्री चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी है, वो फडणवीस को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको पता है कि उस पर मराठा समाज भी नाराज होगा, ओबीसी भी नाराज होगा। छगन भुजबल को मैं कह रहा हूं ये जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी पर जो बीजेपी काम करी, इसको मैं पॉलिटिकल सोशल जस्टिस कह सकता हूं। मैं आप हम भी जानते हैं ग्रास रूट पर क्या हो रहा है, वो हम जानते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, तो डाइवर्सिटी की बात करें, तो ये बीजेपी कर रही है। जहां जिस समाज को साधना है वो साध रही है और चुनाव जीत रही है। ये बाकी पॉलिटिकल बिल्कुल पार्टियां टोकन, नहीं कर रही है। बिल्कुल टोकनिज्म कर रही है कांग्रेस बीजेपी। हाँ, टोकनिज्म। कांग्रेस रोज, प्रकाश अंबेडकर ने मुंह खोल खोल के कहा कि हमको 5 सीट दे दीजिए। अरे 288 सीट में आपको 150 सीट पर सरकार बनती है। आप अपना गठबंधन बढ़ाना ही नहीं चाहते। हरियाणा में क्या हुआ, अखिलेश यादव को आपने डोमिनेट किया, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, आप चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में आपने अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं किया। तो कांग्रेस तो सबसे कमजोर कड़ी है सर। इसलिए मुझे लगता है कि पैसा एक अलग मसला है। तो आप कहेंगे कि 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी, वो इसी दम से सत्ता में थी, नहीं, क्योंकि आप लोग समाज के रीढ़ हैं, समाज विज्ञान को भी समझते हैं, सोशल जस्टिस को भी समझते हैं। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल सोशल जस्टिस, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आज के डेट में बीजेपी क्रिस्टल क्लियर है कि अगर जिसके पास थोड़ा सा भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिस आदमी के पास, अगर वो अपने समाज को मोबिलाइज कर रहा है, तो बीजेपी के पास देने के लिए है। आपको राज्यसभा, लोकसभा, यहां तक कि आप पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंसर है तो आपको मीडिया सलाहकार बना दिया जाएगा, दिलीप मंडल की तरह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसा ये आरोप लगाया जाता है कि मनोज जरांगे पाटिल को कहते हैं कुछ लोग कि शरद पवार ने खड़ा किया, तो हम्म। यही कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने खड़ा किया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी मराठा समुदाय से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, और उनके पास कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी। तो उन्होंने इस जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था उसको उठाया, उसके थ्रू उठवाया, और अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। तो ये बात तो है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब था कि महाराष्ट्र में, मतलब ठीक है सब कुछ था, और ये भी सही है कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ढीला पड़ा है ये गठबंधन। और इस गठबंधन के बीच के जो तीनों घटक दल थे उन्होंने बहुत ही सिंसियरिटी और बहुत ही मतलब मुस्तैद होकर काम नहीं किया। वो एक जो ढीलापन था उसका रिजल्ट भी है ये। तो ये सब जो चीजें हैं, अब आपने सही कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है, उसने वंचित बहुजन आघाड़ी से अगर कर लिया होता गठबंधन, तो 3% वोट, अच्छा दलित जो वोट है वहां पे वो 14% है, आदिवासी वोट 9% है, मुसलमान 11.5% है। आप 14% अगर वही
वंचित बहुजन अघाड़ी का भी वोट बैंक बढ़ता और वो आपके साथ मिलकर एक फोर्स हो जाती। अभी भी आप देखिए तो कांग्रेस का केवल वोट बैंक नीचे गया है, बाकी शरद पवार गुट का और शिवसेना उद्धव भाऊ ठाकुर का, उद्धव अच्छा, बाला साहब आज ठाकरे का प्रोफेसर भी। साहब आप ही से मैं एक सवाल पूछना है कि बताइए, देखिए समाज बहुत पढ़ बोलिए। लिखा है, खासकर शोषित वंचित समाज के लोग, चाहे वो जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, गुर्जर हो, सबकी एक पॉलिटिकल आकांक्षाएं हैं, लोग स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल। बताइए, शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती है, बीजेपी भी हिंदुत्व की राजनीति करती है। हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाला शिवसेना के वोट देगा कि बीजेपी को वोट देगा आज के समय में? बीजेपी को देगा। अच्छा ये बताइए, मराठा हैं आप, आपको मान लेते हैं मराठा, मराठा शिंदे को मराठा मानेगा कि उद्धव ठाकरे को मराठा मानेगा? उद्धव ठाकरे कहाँ से मराठा हो गए? नहीं, लेकिन मराठाओं के बड़े नेता शरद पवार भी उनके साथ थे, नहीं इस नहीं बात नहीं, को मैं हमको उद्धव नहीं ठाकरे की भूलना। बात कर रहा हूँ ना सर। नहीं सर, ये तो बात सही है कि वो शिंदे को लेकिन मानेगा, उसके अपने को पास रिप्रेजेंटेटिव के शरद रूप में पवार, देखेगा। देखिए शरद पवार, शिंदे और मैं शिवसेना की तुलना कर रहा था, उनके पास मराठा लोगों के पास इस बार दो, महाराष्ट्र के लोगों को दो ऑप्शन था, शिवसेना में भी दो ऑप्शन था और नहीं, सही बात। मराठा में भी दो ऑप्शन था, तो अजीत पवार और शरद पवार भी तो दो ऑप्शन थे ना। तो सवाल बिल्कुल। ये समझ में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं संदीप जी, कि क्या जैसे अब समाजवादी पार्टी है, हम सब जानते हैं पुलिस ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई, घर से उठा उठा के लोगों से वोट डलवाया, हम जानते हैं। बिल्कुल। खासकर मुसलमानों को कहा कि आप बूथ तक आइए वोट डालिए, दलित समाज को कहा कि बूथ तक आइए वोट डालिए, पुलिस ने, वो सब पब्लिक डोमेन में है। सवाल ये है कि क्या जो पॉलिटिकल समझ, जो राजनीतिक समझ और जो सत्ता की ललक बीजेपी के पास है, क्या वो आज के समय में किसी, क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी हनक में है कि हम अकेले चुनाव जीतेंगे, किसी और पॉलिटिकल गुट को, किसी और नए चेहरे को आने ही नहीं देंगे, गठबंधन में भी नहीं लेंगे? ये अब चलने वाला है? नहीं, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। अब गठबंधन में ईमानदार भी रहना है, समावेशी भी रहना है, सबको साथ लेके चलना होगा। बिना इसके आप बीजेपी जैसी पार्टी को, मैंने बताया कि जिसका कि सत्ता संरचना के की तमाम आयामों पर कब्जा है, उसको आप चुनौती ही नहीं दे सकते, इसीलिए बार बार ये फेल हो रहा है, ये हकीकत है। आप एक चीज देखिए ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक एक आदमी जिसने 10 साल मीडिया में नैरेटिव गढ़ा बीजेपी के खिलाफ, कि सोशल जस्टिस के खिलाफ है ये, और उस आदमी को बीजेपी अपना प्रधानमंत्री का एडवाइजर बना देती है, मीडिया एडवाइजर, और उसी के मुद्दे पर, एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर चुनावी कैंपेन भी नरेंद्र मोदी उनका भाषण पढ़ रहे हैं। ये जो डाइवर्सिटी है कि जो फायदे की चीज है उसको अपने साथ लाया जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि देर सवेर तमाम एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों को एक तो गठबंधन में आना पड़ेगा, या उन तमाम टैलेंट को, जैसे अब जो लोग बिग सेक्रीफाइसर जो थे बीजेपी की सरकार में, लक्ष्मण यादव हैं, डॉक्टर रितु हैं, ये लोग बिग सेक्रीफाइसर थे। चंद्रशेखर आजाद दर्जनों बार जेल गए, युवा में उनका आइको, बिल्कुल। एससी समाज के या तमाम जो सोशलिस्ट या अम्बेडकराइट जो युवा हैं, वो चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद की भरोसे देखता है। आपको लगता है विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ इन लोगों को जगह नहीं देगा, सम्मान नहीं देगा, तो एक नैरेटिव बनाया जा सकता है, या एक वेव उत्पन्न हो सकता है? आप जैसे लोग जो नौकरी करते हुए, रतन लाल हैं, डॉक्टर संदीप हैं, सूरज मंडल है, आप तमाम लोग जो नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर, नौकरी को खतरे में डालकर लड़ रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, क्या इन तमाम विपक्षी दलों के पास समझ भी है कि इन लोगों से बात किया जाए, डायलॉग किया जाए, इनकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना का लाभ उठाया जाए? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष लैकिंग है और बीजेपी काफी अलर्ट है। तो ये अंतर आप तो है, आप इसमें आप कोई दो राय लगातार नहीं। टेलीविजन पर बैठते हैं, बिल्कुल। कभी किसी नेता ने संपर्क किया आपसे, विपक्ष के किसी नेता ने? लेकिन अगर आप नहीं, नहीं बीजेपी किया के लिए मुझे। बोल रहे होते, बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे होते, तो आप राज्यसभा में होते। राज्यसभा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ज्यादा लेकिन मान कैसे हो लीजिए जाए, मैं बीजेपी इस बता रहा तरह की हूं, चीजें करती है। राकेश सिन्हा क्या थे? हाँ, बिल्कुल। और आप पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, आपको लगेगा कि मैं बीजेपी के पैरोकार कर रहा हूं, मैं बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बता रहा हूं। इस देश में एससी समाज में वाल्मीकि कम्युनिटी कभी राज्यसभा नहीं आता था, वो बीजेपी करे, मिथक तोड़ बिल्कुल। रही है, एक ओबीसी को अपना एडवाइजर बना रही, मैसेज दिया जा रहा है सर। फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे है, जो वो एससी एसटी ओबीसी की जो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, आपको नहीं लगता कि इनकी एक सामाजिक समझ और राजनीतिक समझ दोनों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम भारी पड़ रही है, और उस पर दिलीप मंडल का बिल्कुल पक्ष? भारी है।
हम तो इसको पॉलिटिकल कॉकटेल कहते हैं। दिलीप मंडल का एससी एसटी ओबीसी की समझ, नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की समझ, और अमित शाह का ब्यूरोक्रेसी पर पकड़। आप कहाँ जीत पाएंगे चुनाव इन लोगों से? इनको पता है कब किस कम्युनिटी के आगे। मैं अभी भी कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र नहीं, मोदी। फडणवीस को नहीं बनाया जाए। वो शिंदे को ये कंटिन्यू वो करेंगे, वो गैर मराठा फिर से आरोप नहीं लेंगे अपने ऊपर। वो शिंदे 55 सीट के साथ, जो शिंदे सरेंडर कर चुके थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, अब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अजीत पवार को डिप्टी सीएम ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हो मराठाओं पे। सकता है, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से हम्म। सरप्राइज करने के लिए और सत्ता का नियंत्रण अपनी तरफ रखने के लिए विनोद तावड़े जैसे या ओबीसी का कोई सीएम बन जाए। हो सकता मगर है माली, पंकजा मुंडे हैं, पंकजा वंजारी। मुंडे हैं, पंकजा मुंडे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक संगठन बनाया था। संगठन का मतलब कि कास्ट अलायंस बनाया था। माधव, माँ से माली, धनगढ़ और वंजारी, ये तीनों बहुत बड़ी जातियां हैं ओबीसी की। हाँ इन हाँ, तीनों में से किसी को उज्ज्वल ले आते हैं आएंगे। माली समाज से, हाँ। माली समाज से आते हैं तो किसी को ले आएंगे। और उससे ये भी होगा कि चीफ मिनिस्टर उनका होगा, चूंकि वो बड़ी पार्टी है, तो इस बार वो लीड भी करेंगे। और कोई किसी से जो इनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो सिंधे गुट हो, चाहे वो अजीत पवार गुट हो, वो ईडी सीबीआई और आईटी के डर से कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, वो उनके साथ ही रहेंगे। नहीं, तो वो ये है। जा भी नहीं सकते हैं। अब तो अजीत पवार आते भी हैं तो सरकार नहीं बनेगी इधर। शिंदे भी बिल्कुल अकेले आते हैं तो सरकार नहीं बनेगी। अजीत नहीं पवार बनेंगे। को सीएम ही रहना पड़ेगा। फडणवीस डिप्टी सीएम ही रहेंगे, शिंदे मुख्यमंत्री बन के काम। आपको क्या, मैं समझना चाह रहा हूँ संदीप सर, कि क्या ये जो मैसेज, रोज जो पॉलिटिकल मैसेज राज्य हम लोग समझ पा रहे हैं, क्या ये तमाम एससी एसटी ओबीसी के लीडरशिप वाली पार्टियां, उनके नेता नहीं समझ पा रही हैं? वो लोग बात ही नहीं करते हैं आप जैसे लोगों से, या आप लोग का नहीं इंटरव्यू देखिए, देखते हैं? नहीं देखिए, वो ऐसा है कि जो भी ओबीसी एससी एसटी की पार्टियां या फिर कांग्रेस भी इवन, जो आपने कहा फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपने कहा कि इनोवेशन और एसिमिलेशन, माने एक लोगों को, जैसे नए नए लोगों को उनको शामिल करना होगा, अपने को बदलना होगा। वही पुराने स्टैंड के साथ काम नहीं चलेगा। जैसे आप देखिए, आप राहुल गांधी हर जगह जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, और इतना लेट तेलंगाना में उन्होंने कास्ट सेंसस शुरू किया। वो भी अभी 70% ही कंप्लीट हुई है। उसको तो सरकार बनने के 2-3 महीने के अंदर, एकदम 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो अरे जाना डॉक्टर था। साहब, मैं तब वही बता मैसेज रहा जाता। हूँ, आपके दोस्त, आप हम लोग साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। अनिल जय हिंद, अशोक भारती और शरद जी की बच्ची सुभाषिनी, ये तीनों लोग की वजह से, इन लोग के थोड़े बहुत एडवाइस मानने की वजह से ये जो संविधान बचाओ वो मीटिंग कर रहे हैं देश भर में। उसके अलावा और कोई थिंक टैंक नहीं है। और बीजेपी के पास दिलीप मंडल है। भारत में एक पत्रकार के तौर पे दिलीप मंडल से ज्यादा सोशियो पॉलिटिकल समझ किसके पास नहीं नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं। बीजेपी को लग गया कि हिंदू मुस्लिम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 2400 का नारा 241 पर सिमट गया। उसके बाद उन्होंने दिलीप मंडल हम्म। को हायर कर लिया। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में तमाम उद्धव ठाकरे के सरकार के दौरान या कांग्रेस के सरकार के दौरान जो कास्ट एट्रोसिटी हुई है, उसको बकायदा एडवर्टीजमेंट निकाला गया। अच्छा, आरजेडी के बारे में बात करते हैं। अभी प्रशांत किशोर की पार्टी बनी है, हम सब जानते थे कि वो आरजेडी जी। को डैमेज करेंगे, और उन्होंने 25,000, कहीं 20,000, और कहीं 5-5 हजार। पहली बार 2 साल में कोई पार्टी बनती है और 25,000, 20,000 और 5-5 हजार वोट लाती है। आरजेडी वहां भी अकेले चुनाव लड़ने का दम भरती है। एक सीट पर तो बीएसपी सेकेंड रनर है। क्या वहां भी अब लगता है कि सोशल जस्टिस बैकवर्ड मुख्यमंत्री का दौर खत्म होगा? और क्या बीजेपी सत्ता में आएगी और यूपी जैसा प्रयोग करेगी, जैसे मौर्य जी को आगे रखा गया और सीएम योगी आदित्यनाथ बन गए? क्या बिहार वो अंतिम किला है सोशल जस्टिस का जिसको बीजेपी ध्वस्त कर देगी? हाँ देखिए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी आगे थी। सतीश जी, वो अभी मेरे वो अब जूनियर रहे चल रहा हैं। है कांटे का मुकाबला, 1,500 से फैसला। हाँ वो जी, इस बार भी 250 से ही हारे थे, हाँ। 250 से ही आ रहे थे। तो एनीवे, जो भी है, लेकिन फिलहाल ये सही कहा आपने कि ज्यों ही जेडीयू थोड़ा सा कमजोर हुई है, प्रशांत किशोर ने ये काम शुरू किया, और आरजेडी और जेडीयू दोनों के कॉमन वोट बैंक को वो टारगेट बनाएंगे। और आपने सही कहा कि अगर ये पार्टियां कमजोर हुई और जितना मजबूत होगी जनसुराज, उतना चांसेस बनेंगे कि अपर कास्ट इमरजेंस होगा बिहार में। आज तक बीजेपी जो है, वो अकेले दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई है। और वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के भरोसे ये सपना अपना हकीकत में करने की योजना बना रही है। और अगले साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और ये इतना आसान नहीं है। मैंने खास करके ये आसान नहीं है जो
दूसरी पार्टियां, चाहे आरजेडी है चाहे जेडीयू है, उनको अपने आप को इनके प्रभाव से बचाए रखना बड़ा आसान है। अब देखना होगा कि ये पार्टियां क्या स्ट्रेटेजी अपनाती हैं और कैसे प्रशांत किशोर के नैरेटिव को काउंटर करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल कैसे काउंटर करेंगे? प्रशांत किशोर के पास जनरल वोट नहीं है, वो एससी एसटी ओबीसी के नए पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको बाकी जगह नहीं मिल रही है उसको वो मौका दे रहा है, है। मौका दे। मुस्लिम भी, बिल्कुल बिल्कुल उनके चारों कैंडिडेट गैर सवर्ण थे चारों सीटों पर। बिल्कुल। और आरजेडी 3 जगह तो हार ही रही है, चौथे जगह देखते हैं रामगढ़ में बीएसपी से हारती है जीतती है। क्या एक और क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है कि भले के जैसे केशव मौर्य चेहरा थे वहां, भले सम्राट चौधरी चेहरा हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो जनरल का मुख्यमंत्री होगा बिहार में। ये हो सकता है। कारण ये है कि उस तरह की वोकल लीडरशिप नहीं है बीजेपी के भीतर, उतनी मजबूत लीडरशिप नहीं है बहुजन समाज के लोगों की। तो वो चीफ मिनिस्टर बना लेंगे, कोई बीच में से पीछे से पार्टी से उब भी नहीं करेगा। ये हकीकत है, ये मुझे यूपी सच दिखता यूपी है। यूपी में क्या देखते हैं प्रोफेसर साहब? अखिलेश जी ने जिस तरह से वापसी की, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीते हैं, बाईपोल में आप देखिए तो शानदार लड़ाई लड़ी है उन्होंने, 7 और 2 का भी आंकड़ा है। क्या फाइनली चंद्रशेखर आजाद या बीएसपी, इस दोनों किसी दोनों एक पार्टी को इंडिया अलायंस में लाना पड़ेगा अगर आप विधानसभा योगी से जीतना चाहते हैं तो? क्योंकि दोनों बिल्कुल जगह, लाना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चेहरा तो आपको एससी समाज को रिप्रेजेंटेशन तो इंडिया गठबंधन में देना पड़ेगा, जो कि है ही नहीं। बिल्कुल इंडिया गठबंधन में शेड्यूल कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी दलित पार्टी है। मैंने दलित एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली बहुजन समाज पार्टी, तो उसने बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो इमरजेंस हुआ, जो माननीय कांसीराम थे, मान्यवर कांसीराम, उन्होंने काम तो पुणे में किया, रहने वाले पंजाब के थे, लेकिन उनकी प्रयोगशाला बनी उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये बहुत बड़ी सामाजिक न्याय की फर्टाइल लैंड थी। और उन्होंने, अगर देखते हैं 90 में आप, तो उन्होंने सबसे ज्यादा ओबीसी और दलित लोगों को नेता भी बनाया और मौका भी दिया, जिसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जाटव समाज का एक इमरजेंस, एक पावरफुल एंटिटी के रूप में हुआ उसी दौरान। और सही बात है कि इंडिया गठबंधन अगर इस तरह के धड़ों को शामिल करता है तो बहुत मजबूत होगा और उनकी राजनीति मजबूत होगी। और बीजेपी को आपको कहीं ना कहीं अगर सत्ता से बाहर रखना है तो इस तरह के लोगों को साथ में लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना पॉलिटिकल नफा और नुकसान देख सकते हैं। पहले तो आपको अपने जो सामने का शत्रु है उसको आपको काउंटर करना है, उसको आप, उससे आपको निपटना है, और एक उसके लिए आखिरी आपको सवाल, क्या व्यापक एकता बहुत जरूरी है। क्या एससी एसटी ओबीसी के जो युवा लीडरशिप है, जिनको जो जो पारिवारिक आइडेंटिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या वो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हैं? क्या उनको लगता है कि नया यूथ लीडरशिप, नया जो सड़क का नेता है, संघर्ष का नेता है, उसको साथ नहीं लाना चाहते हैं, या नया जो इंटेलेक्चुअल है उसको नहीं लाना चाहते हैं? इन्फ्योरिटी है, एक डर है। जबकि सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज हुई है, कायदे से तो पार्टियां और मजबूत होनी चाहिए थी। लालू यादव का दौर, शरद यादव का दौर, मायावती जी का दौर, कांसीराम का दौर, उससे आगे जागरूकता जनता में ज़्यादा आई है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स की शिकार है? और क्या बीजेपी ने अब हाँ। इनको मजबूर कर दिया है कि आप डेमोक्रेटाइज होइए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप डेमोक्रेटाइज होइए? देखिए दोनों सवाल, एक तो पहले सवाल को मैं इसको इंफीरियरिटी नहीं कहूंगा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव ज्यादा मुझे दिखता है, क्योंकि लीडरशिप चली जाएगी। हाँ, असुरक्षा का भाव, उनको लगता है कि वो लीडरशिप चली जाएगी, इसलिए वो युवा लीडर्स से कहीं ना कहीं एक दूरी बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी, देखिए बीजेपी काम तो मनुवाद का ही आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसने जमीन पर सामने एक्चुअली वो इन लीडर्स को अप्रोप्रिएट करके रिप्रेजेंटेशन, टोकनिज्म के बहुत ज्यादा नहीं दे रही, लेकिन दे रही है और उनको यूज कर रही है। तो ये देखिए, जिनको अपने लोगों को यूज करना है, बस उनको जोड़ना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। और जिनको नहीं यूज करना है, जिनका काम ही है कि वो मनवादी फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं इस देश में, लेकिन वो सहारा किसका ले रहे हैं? ओबीसी, एसटी और एससी का, एससी एसटी और ओबीसी का। और ये दोनों सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यही वो सवाल है जिसको आम जनता को समझना है। क्योंकि वो टूल तो बना रहे हैं आपको, और उसका वो भी दे रहे हैं, कीमत भी दे रहे हैं, लेकिन काम वो अपना कर रहे हैं। और इधर इधर हमारे नेता उतने सेल्फलेस नहीं है, उतने सिंसियर नहीं है, कहीं ना कहीं असुरक्षा के भाव में है, जिससे कि उनकी लीडरशिप ना चली जाए, इससे वो दूरी रखते हैं। और उस दूरी की वजह से वो जो नैरेटिव है उतना मजबूत नहीं हो रहा है, ये हकीकत। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हमें लगता है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद
कोई कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री ना बने, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री ना बने, या मायावती जी मुख्यमंत्री ना बने। बस चाहते हैं लोग कि आप बात कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने लोगों को जोड़िए। ये तो संभव था ना। जैसे बीजेपी मुस्लिम को टिकट काट के एससी ओबीसी का बढ़ाती है, क्या जनरल कैटेगरी का टिकट काट के एससी एसटी ओबीसी को, अति पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही होगा तभी होगा, यही होगा तभी काम होगा। तो देखिए, बीजेपी के पास मीडिया है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, तमाम संसाधन है, उसके बाद भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ती है। उन दलों को सोचना पड़ेगा जिनके पास कुछ नहीं है, न पैसा है न मीडिया है, जनाधार है, लेकिन वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो वो चुनाव कैसे जीतेंगे? एक बात तो तय है प्रोफेसर साहब, कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब ये दल बिना गठबंधन चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो जो भी बाकी दल सोचते हैं कि बिना गठबंधन चुनाव जीत लेंगे, वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सही बताया आपने कि देखिए, आप छोटे हैं तो आपको जुड़ के बड़ा बनना है, और आपको समभाव का रखना है, मैंने कोई एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ना है। तभी आप, मैंने बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है संसाधनों के मामले में, उसको चुनौती देने के लिए आपको एकता, जो बाबा साहब का फार्मूला था वो हमेशा लागू होगा। एडुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। मतलब आप ऑर्गेनाइज जब तक नहीं होगे कैसे काम होगा? नहीं होगा। क्या लगता है, एक 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 जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, देखिए, जीत के कई सारे हाथ पैर होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ, हार के कई सारे आलोचना हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी जिस अंदाज में राजनीति करती है 24/7, ये भी एक बड़ी कमी है, खासकर बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप वाली पार्टियों में, कि वो सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं चुनाव के समय, बाकी दिन आम, बिल्कुल बोलिए, सवाल पूरा कर बाकी लीजिए, दिन संबोधित। बाकी बाकी दिन उनका मतलब उतना वो नहीं है। चाहे एजिटेशन हो, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है, 2 बार से। उसके बाद भी हर मुद्दे पर धरना, प्रोटेस्ट, लाठीचार्ज सब झेलती है, जबकि वो देश की सत्ता में है, 20 राज्यों में सरकार है। उसके बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में एजिटेशन में रहती है। बाकी दल, खासकर यूपी बिहार में देखे, जो विपक्षी दल हैं, वो सरेंडर हैं, ट्वीट अप कर देते हैं। पहले तो ट्वीट भी नहीं करते थे, अब बस ट्वीट करते हैं। नहीं, ये उनको जन आंदोलनों में, जनता से जुड़े मुद्दों पर सामने आना होगा, और रास्ता तो संसद का सड़क से ही जाएगा, सड़क के संघर्ष से। और आपको तमाम जन आंदोलनों में किसी भी मुद्दे पर हो, आपको खड़े रहना होगा, सवाल उठाना होगा, आवाज उठानी होगी, तभी जाके बात बनेगी। हालांकि बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, पश्चिम बंगाल में 6 के 6 उपचुनाव वो हार रही है पश्चिम लेकिन बंगाल में। कोशिश तो कर आरजी रही है कर ना। बिल्कुल कर रही है, कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रही है। और वही कोशिश इन लोगों को यहाँ भी करनी होगी। विपक्ष के लोगों को अब अपना इंटेंसिटी के साथ, मैंने तीव्रता अपने आंदोलनों की, अपने काम की बढ़ा देनी होगी, संघर्ष की। अगर जितना धीरे रखेंगे उतना ही रिजल्ट इनसे दूर रहेगा। ये इनको अब समझ लेना एक चाहिए। एक जो बीजेपी जिस तरह से नए पॉलिटिकल क्रूसेडर को, जो दूसरे पार्टियों से राजनीति जो बगावत करके आते हैं, उनको जिस तरह से मान सम्मान देती है, क्या विपक्षी दल उन सोशल क्रूसेडर से नहीं जुड़ सकती है, जो अपने दम पर, नौकरी दांव पर लगाकर, जान दांव पर लगाकर एक बीजेपी के खिलाफ जो नई लाइन खींचते हैं? और बहुत सारे, जिग्नेश मेवानी उसी में से आए हुए हैं, हार्दिक भी उसी में से थे, उनको मिला तो तमाम, चंद्रशेखर उसी तरह से आए हैं। सपोर्ट पे आप हैं, रतन लाल जी हैं, सूरज मंडल हैं, लक्ष्मण यादव है, डॉक्टर रितु हैं, ऐसे न जाने हजारों नाम है जिनको मैं नहीं जानता हूं। आज ओवैसी फैक्टर इसीलिए हावी है क्योंकि आपने उमर खालिद को पर बात करना बंद कर दिया है, मिरान हैदर पर बात करना बंद कर दिया है। मुस्लिम समाज को लगता है नहीं, कि आप आप हमारे सोशल बिल्कुल क्रूसेडर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे अच्छा हम ओवैसी के साथ चले जाएं। बिल्कुल एकदम आपकी विपक्षी दल बेसिकली ये जो बात है, विपक्षी दल सोशल क्रूसेडर को बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ देते हैं। और जब आप उनको छोड़ देंगे तो फिर होता क्या है कि वो कहीं ना एक मैसेज जाता है। देखिए, उनकी, आपने शुरुआत में कहा कि ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग है, उनके अपने मतलब माने उनके अपना अस्तित्व है। और उनको अगर आपको साथ लेना है तो आपकी पार्टी, मैंने साथ लेंगे तो पार्टी बढ़ेगी। और आप उनको इग्नोर करेंगे तो लोगों में ये भी मैसेज जाता है कि जानबूझ के इनको किनारे किया जा रहा है, और ये पार्टी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव नहीं है, कहीं ना कहीं ये दूरी बना रही है। और बस इसलिए दूरी बना रही है कि कहीं ये नेता ना बन जाए, कहीं ना ये हमसे बार्गेन न करने लगे।
तो ये सोच के, क्योंकि वो भी समाज में कर रहा है, जितना समाज उस पॉलिटिकल पार्टी का है उतना ही समाज या देश उस इंडिविजुअल का भी है। इस बात को समझना होगा और सबको स्पेस देना होगा, सिमुलेट करना होगा, मिलाना होगा एक और आखिरी सवाल जोड़ना होगा, प्रोफेसर आगे साहब, बढ़ना। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जिस तरह से एक सबसे बड़े रिवेलियन पत्रकार को भी बीजेपी जरूरत पड़ती है तो अपना प्रधानमंत्री का एडवाइजर बना देती है, दिलीप मंडल का एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ये संभव है कि सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जैसी पार्टियां इतने बड़े अपने कटु आलोचक को भी अपनी पाले में ले आए? अभी तक तो ऐसा कोई उदाहरण मुझे दिखा नहीं है कि इस तरह से वो इतनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो कहीं गए हों किसी मामले पर, ऐसा तो मुझे नहीं दिखा है। चलिए, तो इस वीडियो को आप लोग रख लीजिए और इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए अपने कंसर्निंग नेता, सोशल जस्टिस के जो नेता हैं। काश उनको लगे कि चुनाव में हार की वजह कुछ और भी है और वो घरों से भी निकलें और अपने सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर से बात भी करें। शुक्रिया सर हमारे पास साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।